चलिए शुरू करते हैं। आपका पॉलिटिकल का 8वां प्रैक्टिस सेट और एक 9 प्रैक्टिस सेट बचा है जो कि ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हिस्ट्री चलाएंगे। तो ठीक है, तो चलिए। और हिंदी पढ़ने वाली दिक्कत नहीं है, हिंदी का दिक्कत नहीं होता। एक्चुअली दिक्कत यही है कि स्पीड पढ़ने के कारण वो होता है और मजबूरी है मुझे पढ़ना। देखिए बाहरी आवाज़ इतने होते हैं कि आपको अगर बाहरी आवाज़ ज़्यादा हो जाए तो फिर मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, तो फिर आप खुद वीडियो नहीं देखिएगा, इसलिए थोड़ा सा स्पीड करता हूँ। अब से नहीं करूँगा, थोड़ा सा मैनेज करिएगा आप भी। और आप हैं तभी हम हैं, ये आप जान लीजिए। और मुझे कोई घमंड नहीं है और कुछ घमंड हो भी नहीं सकता जीवन में, क्योंकि मैं खुद ईश्वर से कहता हूँ कि ईश्वर मुझे घमंड मत दे। जब भी घमंड हो तो मुझे गिरा देना, मैं ईश्वर से हमेशा करता हूँ। तो मुझे घमंड नहीं है, क्योंकि आप कमेंट किए थे, एक भाई कमेंट किए थे कि मैं बुक का नाम पूछ रहा हूँ, आप घमंडी हो गए हो। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबका मैं बताता हूँ बुक का नाम। अब अचानक कोई कमेंट जो है मिस हो जाता है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन मैं सबका जो पूछते हैं हम सबका बुक का नाम बताते हैं। जो भी प्रॉब्लम होता है हम ज़रूर जवाब देते हैं, आज नहीं तो कल हर मैसेज का जवाब देता हूँ मैं। तो प्लीज़ ऐसे बातें ना बोलें, मैं घमंडी नहीं हूँ और ना हो सकता हूँ, क्योंकि आप हैं तभी हैं हम, ये हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करिएगा प्लीज़। तो चलिए, इसमें मैं बता देता हूं कि सिर्फ मॉक टेस्ट करवाऊंगा और मॉक टेस्ट में मैं कोई डिटेल की जानकारी नहीं दूंगा। इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मैंने वन लाइनर पॉलिटिकल पढ़ा चुका हूं, आप जाके वहां देख सकते। पहला क्वेश्चन को देखिए, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है, यदि वित्तीय विधेयक संसद में वार्षिक बजट पास नहीं करा पाता तो प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? यही सवाल तो है। मतलब मान लीजिए वित्तीय विधेयक संसद में अगर वार्षिक बजट पास मतलब नहीं करवा सकते, मान लीजिए एक्चुअली नहीं करवा सकते, तो आप बताइए कि प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री सिंपली आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है क्या करेंगे, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि भाई आप चल जाइए, त्यागपत्र दे दिए और जाइए, है ना? समझ गए? बहुत सिंपल आंसर इसका था। चलिएगा, दूसरा प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? बता सकते हैं? सरकार द्वारा एक प्रस्तुत किया जाता है प्रस्ताव जो होता है वो अगर सरकार द्वारा किया जाएगा तो इसमें से क्या ऑप्शन में से आंसर होगा, बता सकते हैं? तो दूसरा प्रश्न का, जैसे ही सरकार द्वारा अगर प्रस्तुत होगा कोई प्रस्ताव तो उसे विश्वास प्रस्ताव ही कहेंगे। सरकार अगर मान लीजिए प्रस्तुत किया तो वो विश्वास प्रस्ताव में होगा, अगर सरकार के खिलाफ होगा तो अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है ना? और आप नेक्स्ट वाले में पढ़े थे स्थगन, समझ रहे थे? तो वो भी मैं बता चुका हूँ उसके बारे में, तो इस पर डिटेल हम नहीं चर्चा करेंगे। चलिएगा, तीसरा प्रश्न है कि स्वतंत्रता के उपरांत किसी भी राज्य में नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बता सकते हैं प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बहुत सिंपल और बहुत ही सटीक। स्वतंत्रता के उपरांत की बात हो रही है, स्वतंत्र हो गया उसके उपरांत की बात हो रहा है। बताइएगा कि राज्य में नियुक्त हुआ था जो कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, यही पूछ रहा है। प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी, यही सवाल तो पूछ रहा है, बताइएगा। तो तीसरा प्रश्न का, सरोजिनी नायडू तो बनी थी, बहुत सिंपल, सरोजिनी नायडू बनी थी। और यू भी कहाँ, यूपी की, है ना? याद रखेंगे। अब देखिए, लोकसभा की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए कोरम मतलब होता है गणपूर्ति है। यह गणपूर्ति जो है, कोरम कैसे सुनिश्चित किया जाता है? मान लीजिए कोरम जो चलाया जाता है, कोरम जो है, यह गणपूर्ति जो है कैसे सुनिश्चित किया जाता है? इस चार ऑप्शन के हिसाब से बताइए क्या होगा आंसर, बता सकते हैं? तो सिंपली आंसर का जवाब एक ऑप्शन ऊपर कर लेता हूं क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना? देखिएगा तो बताइएगा, ये है ऑप्शन, ये है और ये है और ये है, बताइएगा। तो कोरम कैसे सुनिश्चित की जाती है? तो सिंपल जवाब है चौथा का ऑप्शन नंबर बी, जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। जैसे लोकसभा की कार्यवाही की बात करते हैं, ठीक है, और गणपूर्ति की बात करते हैं या कोरम की जिसे कहते हैं, कैसे सुनिश्चित होता है? तो संसदीय सचिव सदस्यों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखता है। जो सदस्यों की उपस्थिति जो होता है, मतलब प्रेजेंट जो रहते हैं, उसकी रिकॉर्ड रखता है तथा स्पीकर को आवश्यक संख्या के अभाव की सूचना देता है। मतलब आवश्यक संख्या का जो है अभाव का सूचना देता है, किसे? स्पीकर को। स्पीकर मतलब अध्यक्ष को, समझ गए? लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। यही सवाल है आप। पांचवा प्रश्न है कि भारत की संसद समस्त देश अथवा किसी भाग्य के लिए, मतलब किसी भाग्य के लिए अंतरराज्यीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ऐसा करने के लिए
किसकी अनुमति की आवश्यकता है? तो किसकी अनुमति की आवश्यकता है बता सकते हैं? तो बहुत सिंपल और बहुत सटीक जवाब पांचवा प्रश्न का आप दे सकते हैं। तो आराम से दीजिए ऑप्शन नंबर डी, किसी भी राज्य की नहीं। समझ गए? मतलब किसी भी राज्य की नहीं, सिंपली ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। मतलब नहीं समझे तो ध्यान से सुनिएगा कि भारत की संसद जो है भारत की जो संसद है समस्त देश अथवा किसी भाग के लिए अंतरराज्यीय संधियों की बात करता है को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। ऐसा करने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता है? तो सिंपल बात है, भारत की संसद को किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किसी भी राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, संसद खुद कर सकता है। समझ गए? क्लियर? समझ गए? यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया है और इस क्वेश्चन को आप बहुत बार कर चुके हैं, बस क्वेश्चन को घुमा दिया इसलिए आंसर गलत होने का चांस हो जाता है। संसद किसकी ऑर्डर मानेगा? राज्य का मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों मानेगा भाई? संसद है, अपना पार्लियामेंट खुद है, वो खुद राजा है। चलिए, यदि स्पीकर संसद के एक सदस्य को इसलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सके तो इसको क्या कहेंगे या किस सेंस में बताइए? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब आप बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से क्या हुआ। नहीं क्वेश्चन समझे? दोबारा सुन लीजिए। यदि स्पीकर मतलब लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रहा है। यदि स्पीकर संसद के एक सदस्य को इसलिए बोलने से रोकता है कि अन्य सदस्य बोल सके तो इसको बताइए किसके तहत रखेंगे, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अधूरा क्वेश्चन को आपको पूरा करना है। ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, मंच जो है समर्पण करना कहा जाएगा, तो इसलिए इसे मंच समर्पण कहा जाता है। मतलब मंच समर्पण मतलब कि भाई आप रुक जाइए, आप मत बोलिए, उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए, यही तो कहना चाहता है। उसी को मंच समर्पण करना आवश्यक जो है करना कहा जाएगा। तो मंच समर्पण कहा जाएगा या होता है, क्योंकि मंच मतलब उनका भी तो भूमिका है, बोलने का अधिकार भी तो है, तो इसीलिए स्टेज, जो मंच को स्टेज बोलते हैं, पता है ना? ये देखिए। चलिए, ये हो गया आपका छठा क्वेश्चन। समझ गए? चलिएगा, सातवां प्रश्न है कि निम्न में से किस युद्ध की घोषणा करने तथा शांति संधि पर हस्ताक्षर करने का कानूनी अधिकार है? बताइएगा, कानूनी अधिकार है। सोच रहे हैं मतलब युद्ध घोषणा हो गया, ठीक है, युद्ध घोषणा हो गया या शांति संधि करना है, हस्ताक्षर करना, साइन करना है, तो भाई करने का कानूनी अधिकार किसके पास है? तो सिंपल आप अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से, लेकिन इसका आंसर मैं नहीं, आप बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को है। जैसे ही घोषणा की बात हो, युद्ध की घोषणा की बात करें, शांति की साइन की बात करें, हस्ताक्षर की बात करें या आपातकाल की बात करें, तो ये सब राष्ट्रपति के अंडर ही तो आता है। समझ गए? क्लियर? बहुत अच्छी बात है। आठवां प्रश्न का जवाब देंगे, संसद के दोनों अधिवेशनों में 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यह किस पर आधारित है? बताइएगा, 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यह किस पर आधारित है? आप बता सकते हैं तो बताइए। तो आठवां प्रश्न का आंसर का जवाब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, संविधान के प्रावधानों पर। तो संविधान के प्रावधानों पर यह कहा गया है। तो मान लीजिए संसद के 2 अधिवेशनों में अगर 6 माह से अधिक अंतर नहीं होनी चाहिए, यह किस पर आधारित है? तो संविधान के प्रावधानों पर। हम सिंपली 6 माह हमेशा याद रखिएगा, हर चीज में 6 माह का अंतर होना जरूरी है। उससे अधिक की बात अगर करता है तो नहीं हो सकता। 6 माह से अधिक कुछ भी काम नहीं हो सकता, उससे पहले करना है तो करना है ना? अब मान लीजिए राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दिए, तो त्याग पत्र दे दिए तो 6 महीना के अंदर बढ़ना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यही तो कितना बार मैं पढ़ा चुका हूँ। या सर्वोच्च न्यायालय की बात हो या लोकसभा स्पीकर की बात हो, 6 महीने के अंदर आ जाना चाहिए। चलिए, 9वें प्रश्न की बात करते हैं। अगर बात करें 9वें प्रश्न की बात करें तो किस परिस्थितियों में राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? अब सोचिए, राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होता है, ये आप जानते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है कि किन परिस्थितियों में या किस परिस्थितियों में, किन या किस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आप क्वेश्चन बनाते हैं। तो किन परिस्थितियों में राज्यसभा को भंग किया जा सकता है बताइएगा। अब इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना होगा। राज्यसभा का आप सुने हैं कि कभी भंग नहीं होता है। अब बताइए, इसमें पूछ दिया है तो क्या ये आंसर सही है? क्या ये आंसर में कौन सा आंसर एकदम सही है? क्योंकि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग कर सकते हैं, राज्यसभा को नहीं। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया, इसलिए तो आगे चलेंगे। 10वां प्रश्न, किसी भी राज्य को विशेष स्थिति प्रदान करने का अभिप्राय है। तो देखिए, अभिप्राय कहने का मतलब है कि मतलब विशेष स्थिति प्रदान करना, विशेष अधिकार रूप से प्रदान करना, अधिकार होता है तो विशेष अधिकार ही हो गया। तो प्रदान करना का अभिप्राय हो या तात्पर्य हो, अभिप्राय की जगह पे तात्पर्य भी दे देता है। ये समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन को किसी भी तरह से दे दे आपको छूटना नहीं चाहिए। तात्पर्य दे दे, इसका मतलब दे दे, तो आपको ये समझना है। ये अपने बुक के हिसाब से अभिप्राय दिया है ना, हम अपने हिसाब से बनाएंगे ना क्वेश्चन, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, तो बताइए अभिप्राय तात्पर्य क्या है इसका, तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। देखिए डी तक है, तो 10वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी दोनों होंगे। क्यों भाई? राज्य को अगर विशेष स्थिति प्रदान करनी है तो ए का जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभिप्राय क्या है कि राज्य को केंद्र जो है काफी मात्रा में सहायता प्रदान करता है। अगर विशेष दर्जा जिसे मिलेगा तो केंद्र से ज्यादा महत्व मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? हम इसलिए तो लड़ते हैं सारे राज्य कि हमें विशेष दर्जा, हमें विशेष दर्जा। बिहार भी लड़ रहा है, ठीक है, ये भी जाने। ऑप्शन नंबर बी, राज्य द्वारा लिए गए कर्जे कहिए केंद्र द्वारा दी गई कुल सहायता का बहुत कम अंश होता है। मतलब सोचिए, जो कर्जा जो लेता है उसमें बहुत कम अंश की मात्रा में होता है। मतलब समझिए कि केंद्र से बहुत अच्छा मदद मिलता है, इसीलिए विशेष जो है स्थिति प्रदान करना था, इसीलिए तो लड़ता है विशेष राज्य के दर्जा के लिए। समझ रहे हैं? तो डी आंसर सही है। 11वां प्रश्न समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। लोकसभा में विरोधी दल के नेता का पद है, तो बताइएगा लोकसभा में विरोधी दल के नेता का पद बताइए क्या होगा। अधूरा क्वेश्चन, इसे आपको पूरा करना है। देख रहे हैं 10वां क्वेश्चन भी अधूरा था इसे, लेकिन मैंने पूरा किया, लेकिन अधूरा है। अधूरा को ही आजकल चल रहा है ट्रेंड में, हर एग्जाम में उठा लीजिए। बीपीएससी वाले तो पक्का उठा लीजिएगा, ठीक है, और उसमें भी 5 ऑप्शन दे देगा, उसमें भी मैनेज कीजिए, ठीक है। तो लोकसभा में विरोधी दल के नेता की अगर बात करें, विरोधी दल के पद की बात करें, तो बताइए क्या होगा इसमें। तो जैसे ही लोकसभा में विरोधी दल होंगे, ठीक है, तो 11वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, संसद द्वारा 1977 याद रखिएगा में पारित एक अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो यही तो आंसर है 11वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि संसद द्वारा एक 1977 में एक अधिनियम आया था, पारित हुआ था, उसके अंतर्गत ये कहा गया था कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता का पद भी होगा। समझ गए? क्लियर? चलिए 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दी गई मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार माना जाता है। अब इस हिसाब से बताइए कौन। अब बहुत अच्छा सवाल है, बताएंगे। मतलब मौलिक अधिकार जो है संविधान द्वारा दी गई है, ठीक है, अब मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं, सूची में जो है नहीं है, एक तरह से नहीं है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार माना जाता है। सोचिए ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है भाई, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो 12वां प्रश्न का बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा आप। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। गोपनीयता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सब जो है न्यायिक संरक्षण का अधिकार, ये सब जो है आपको दोनों तरफ से है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिकार तो दी गई है, याद रखिएगा, मौलिक जो है सूची में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कोई भी नहीं है ना, सब होंगे, 6 के 6 होंगे। संपत्ति का अधिकार तो आप जानते हैं कि हट गया है, 7वां था। चलिएगा आगे सवाल है 13वां प्रश्न, भारत में उप प्रधानमंत्री पद बताइएगा। भारत में उप प्रधानमंत्री पद, अब बताइए उप प्रधानमंत्री पद तो हम कब का हट गया है कि नहीं, हट गया है। लेकिन उप प्रधानमंत्री पद पता है, ये मन के लिए, संतुष्टि के लिए बना दिया जाता है, ठीक है, गैर संवैधानिक रूप से कहिए कि बना दिया है। इसमें संविधान में कोई चर्चा उर्चा नहीं है इसका, है ना, आप ये अच्छे से जानते हैं। लेकिन चलिए भाई, उप प्रधानमंत्री पद, अब बताइए भारत में उप प्रधानमंत्री पद, अब इस ऑप्शन के हिसाब से आप जवाब दीजिए। अधूरा क्वेश्चन है, इसे पूरा करना है, समझ रहे हैं आप, इस चीज को समझिएगा। तो 13वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, ये संविधान के बाहर उत्पन्न हुआ है। सिंपल, मैंने तो बोला था कि संविधान इसको मानता नहीं है, इस संविधान के बाहर उत्पन्न हुआ है भाई, अपने रक्षा के लिए कि भाई प्रधानमंत्री है तो एक उप प्रधानमंत्री बना दीजिए कि भाई लड़े नहीं हमसे। समझ गए, पॉलिटिक्स का यही रूल है। लेकिन इस पर देखिए 14वां प्रश्न जो है, 14 प्रश्न जो है, आप देखिएगा इसमें अधूरा क्वेश्चन है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा स्लो पढ़ना पड़ेगा। कैसे? तो भारत की संचित निधि पर, भारत की जो संचित निधि है पर भारित
खर्च पर भारित खर्च अगर हो जाता है मान लीजिए, तो क्या होगा? फुल इसको आपको बनाना है, मतलब इस वाक्य को पूरा करना है, इस क्वेश्चन को पूरा करना है, तो क्या होगा? समझ रहे हैं? तो 14 प्रश्न का याद रखिएगा, संसद चर्चा तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती है, यही तो बात करता है। अगर मान लीजिए भारत की संचित निधि अगर हो और उसकी भारित खर्चा है, खर्चा पर अगर बात कहा जाए तो संसद चर्चा कर सकता है, सिर्फ इस पर वोट नहीं दे सकता है। समझ गए? संचित निधि के मामले में ये समझ गए आप? चलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं 15। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति किस प्रकार की वीटो का प्रयोग कर सकता है? अब मान लीजिए राष्ट्रपति वीटो जो लगाते हैं, संसद द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं उस पर वीटो लग जाता है, और राष्ट्रपति जो है किस प्रकार लगाएंगे, यही सवाल पूछ रहा है आपसे, है ना? तो इस ऑप्शन के हिसाब से कौन वीटो होगा बताइएगा? अब राष्ट्रपति द्वारा लगाया गया भाई, बताइएगा राष्ट्रपति किस प्रकार लगा सकते हैं, ये सवाल है आपसे, है ना? तो बताइएगा। तो 15वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। जेबी वीटो भी लगा सकते हैं, निलंबन या स्थगन वीटो भी लगा सकते हैं, और सीमित वीटो भी लगा सकते हैं। अच्छे से जानते हैं, चलिएगा। 16वां प्रश्न की बात करें, भारत सरकार ने किन देशों में बसने वाले भारतीय प्रवासियों को दोहरी नागरिकता प्रदान की है? अब सोचिए, बड़ी बात यह है कि हमारे भारत में एक जो है क्या बोलते हैं, एक नागरिकता है, मतलब एकल नागरिकता है ना? एकल नागरिकता है, और यहाँ पूछ रहा है भाई दोहरी नागरिकता। अब बताइए ये कहाँ पे है भाई, किस जगह पे है? इस चीज को इस ऑप्शन के हिसाब से देना होगा, इस सवाल को भी पूरा आपको करना है। तो बताइए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कुछ नहीं, ऑप्शन नंबर सी, केवल कुछ देशों में ही किया गया। सोचिए, कुछ देशों में भी समझ जाइए, भारत सरकार जो है किन देशों में बसने वाले जो भारतीय प्रवासी होते हैं, भारतीय प्रवासी मतलब भारत में हमारा एकल नागरिकता है कि नहीं? एकल नागरिकता है, लेकिन हमारा भारत सरकार जो है कौन से ऐसे देशों को भारत के लोग जो प्रवास करते हैं देश में, उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान की गई है। तो केवल कुछ देशों में की गई है, जो कि हमारे ऑनलाइन में जाकर डिटेल से पढ़िए, क्योंकि सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, इस पर ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं, क्योंकि अगर डिटेल की बातें करें तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा, और 50 ही क्वेश्चन है और हमको प्रैक्टिस करना है, तो आप समझ जाइए। 17वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार मतलब वीटो शक्ति जो है प्राप्त नहीं है? अब बताइए किसे वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अगर पूछे किस सदस्य को निषेधाधिकार मतलब वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए। वीटो शक्ति आप जानते हैं बहुत अच्छे से, अमेरिका को भी है, चीन को भी है, रूस को भी है, और आपको अब बताना है जर्मनी और ब्रिटेन सा। तो ये दो ऑप्शन तो मैंने दे दिया आपको, अभी दोनों में से आप बताइए, सब बता दूंगा तो आंसर तो क्लियर हो जाएगा ना। बताइए 17वां प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी को नहीं है, ब्रिटेन को है, ठीक है, जर्मनी को नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलिए 18वां प्रश्न की बात करें, तो द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल जो है विश्वास करता था? बताइएगा, अगर द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा ऐसा दल था जो कि विश्वास करता था, बता सकते हैं इस ऑप्शन के हिसाब से। तो 18वां प्रश्न का जवाब आपके सामने सटीक और क्या बोलते हैं एकदम 100% नंबर आने वाला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी जो है मुस्लिम लीग चाहता था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत हो जिसमें जो है विश्वास करता था, मतलब द्विराष्ट्र होना चाहिए, ठीक है, ये मुस्लिम लीग चाहता था। 19वां प्रश्न, समाजवाद शब्द का प्रथम बार उपयोग करने वाला था। तो आप सोचिए, समाजवाद अगर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये तो आपको ऐसे भी आएगा, पॉलिटिकल में भी इसकी चर्चा है। तो जैसे समाजवाद शब्द की बात करेगा तो हम याद करेंगे कि वो प्रथम बार जो उपयोग किया गया था वो था कौन, है ना? ये सवाल पूछता है, उस व्यक्ति का नाम इसमें पूछ रहा है, तो आपको बताना है। तो 19वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर है रॉबर्ट ओवेन थे। रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद का शब्द का जो है उपयोग किए थे प्रथम बार, ठीक है। 20वां प्रश्न की बात करें, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? अब सोचिए, यह डायलॉग है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, ये डायलॉग जो है, ये कथन जो है किसका है, बता सकते हैं? तो सिंपल जवाब 20वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, मुसोलिनी कहता था कि भाई जिसको जीना है ना, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। ये है आपका, ऐसे वर्ल्ड हिस्ट्री में इसकी चर्चा है मुसोलिनी का।
21वां प्रश्न की बात करते हैं। संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है? बताइएगा, शक्तियों का जो है विभाजन उपबंधित है, बता सकते हैं। तो 21वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 7वीं अनुसूची में इसकी बात कही गई है। तो 7वीं अनुसूची में इसकी चर्चा की गई है, ये आप अच्छे से जान लीजिए। तो क्या है पता है, केंद्र और राज्य के मध्य की बात करेगा, केंद्र और राज्य के बीच जो शक्ति है वो केवी अनुसूची में, यही तो सवाल डायरेक्ट है। तो आप जानते हैं 7वीं अनुसूची में। तो 21वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो लगाए वो सही लगाए। अब 22वां प्रश्न की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल और बहुत सटीक सवाल, बताइए। अब देखिए, आधुनिक भारत का जनक माना जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा माना जाता है, और ये दोनों माने जाने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, चलिए इतना देर में बता दिए होंगे। राजा राम मोहन राय, जैसे ही आधुनिक भारत का जनक बोलेगा राजा राम मोहन राय को टिक लगा के आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं 23वां प्रश्न। फॉरवर्ड ब्लॉक का अगर बात करें स्थापना, तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूं कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना जो है कौन किए थे। यहाँ पे कौन थे लिख दिया है, कौन थे बताइए, कोई दिक्कत नहीं। कौन थे पूछते, कौन किए थे ये भी पूछ सकते हैं। रिस्पेक्ट देना है तो कौन किए थे, कौन थे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन था भी बोल सकते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन आप पे डिपेंड करता है कैसे बनाना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक, जैसे ही फॉरवर्ड ब्लॉक की बात करेगा तो हम अच्छे से जवाब देंगे। 23 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? मतलब कहे हैं, कहा है ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिया, मैंने कहा है की जगह पे कहे हैं। बताइए कौन कहे हैं, रिस्पेक्ट देने में क्या जाता है ना। तो चलिए बताइए। कभी कभी मैं एक बात बोल देता हूं कि मैं या हम अपने आप को बोलते हैं, आपको बोलना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है आपको रिस्पेक्ट देना मतलब अपने आप को रिस्पेक्ट देना होता है। मैं आपको तुम करके बोलता हूं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तुम अगर मुझसे कभी कभी निकलता है उसके लिए क्षमा हमेशा मांगते हैं आप लोगों से। तो प्लीज़ क्षमा करिएगा। आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट देंगे तभी मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, है ना। चलिए तो इसका आंसर का जवाब दीजिए 24वां प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32। चलिएगा, अब अनुच्छेद 32 को कहे थे भाई, प्रारूप समिति के जो बी.आर. अम्बेडकर हैं वो कहे थे भाई 32 को। अब 32 को क्या है, संवैधानिक उपचारों की बात करता है, और उसी को हृदय और आत्मा कहे थे, है ना। चलिए 25, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से, अगर मान लीजिए इसे तो आओ बढ़िया से पढ़ें, तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति प्राप्त है? अब देखिए, पूर्णावलोकन की जगह पे पुनः विचार की बात कर देगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन इसमें बताइए, आर्टिकल पूछ दिया है, उसमें पूछता था कि किस देश से लिया गया है या कब माना गया है, डेट पूछता था, लेकिन अब आर्टिकल पूछ दिया। समझ रहे हैं, उसी से क्वेश्चन बना है यह ढंग से। बाहरी आवाज़ को थोड़ा इग्नोर करिएगा, बच्चे रो रहे हैं, उसका रिकॉर्ड आ रहा होगा, सॉरी। चलिए 25 का आंसर का जवाब दीजिएगा। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल आपका 13, 251 और 254 होंगे। तो अनुच्छेद 13 मतलब 13, आपसे और पूछेगा 251 और आपका 254 आएगा, मतलब 254। ठीक है, इतने आ जाते हैं। आपसे पूछेगा 26 क्वेश्चन नंबर क्या है कि सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में कौन बल देता है? तो सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्नलिखित में कौन बल देता है? तो 26वां प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सवादी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मार्क्सवादी। अगर पूछे 27 की बात करें तो भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का जो है प्राधिकार प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है ये बताइएगा। 27 का आंसर का जवाब देंगे तो हम अच्छे से जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए, संसद को। किसे? संसद को। तो ये हुआ 27 का आंसर का जवाब। अब सवाल बनता है 28, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है भाई? देखिए,
सबसे सिंपल, सबसे सटीक जवाब इसका है कि मान लीजिए वयस्क मताधिकार बात करते हैं, सार्वजनिक जो वयस्क मताधिकार होते हैं, मतलब हम लोग, है ना, ठीक है। आप मान लीजिए अपने आप को वयस्क मानते हैं, जब तक वोट देने का अधिकार, वोट देने से शुरू हो गया मतलब वयस्क हो गया, ये तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से। हाँ, तो की व्यवस्था जो है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल का आप जवाब दे दिए होंगे, इतना देर मैंने बकवास किया, आप आंसर दिए होंगे, दिए है ना। चलिए 28 का आंसर का जवाब सी, अनुच्छेद 326 में इसकी चर्चा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा 29 क्वेश्चन नंबर है कि मैं ही राज्य हूं, यह घोषणा निम्नलिखित में से जो है किसने की थी, तो मैं ही राज्य हूं का घोषणा करने वाला और कोई नहीं था। आप वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़े होंगे मेरा वाला वीडियो, तो आप में इसका आंसर दिखा होगा ऑप्शन नंबर सी, लुई 14 है। देखिए है पॉलिटिकल का, क्या है पॉलिटिकल का, समझ रहे हैं, क्वेश्चन है पॉलिटिकल का, लेकिन हिस्ट्री का क्वेश्चन डाल दिया, क्या दिक्कत है, डाल दिया। चलिए बताइए 29 क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर सी, लुई 14। चलिएगा 30वां प्रश्न की बात करें तो भूतपूर्व राजाओं के विशेष अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है, तो किसके द्वारा समाप्त किया गया है पता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी 26वां संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है। बगल में इतना बच्चा रो रहा है, कोई चुप कराने वाला नहीं, क्या कर सकते हैं, उसका डिस्टर्बेंस होता है, क्षमा चाहेंगे। चलिएगा 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली जो है को आरंभ किया। आरंभ की जगह पे प्रारंभ भी कर सकता है, शुरुआत भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइएगा किसके तहत ये डाला गया है, बता सकते हैं। तो 31वां प्रश्न का आंसर का जवाब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1909 में डाला गया है, ये अधिनियम लागू हुआ है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 31 का ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाए, और आप जानते हैं बहुत अच्छे से 30वां प्रश्न का हाँ बी था। चलिए कभी कभी हो जाता है, मिस कर जाता है। 32वां प्रश्न, संविधान निर्माण सभा में समितियों की संख्या बताइए क्या है। संविधान सभा का एक समिति थी, उसकी संख्या, ये मैं स्पेशल पढ़ाया था समिति, है ना, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा जाके। तो 32 का आंसर का जवाब देंगे। और हाँ, एक कमेंट आप किए थे कि मतलब मुगल काल का जो वीकली जो ऐड करके मैं डालता हूँ वो वीकली ऐड करके डालता हूँ। अगर आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ना है तो आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है हिस्ट्री का, आप जाके देख लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का, फिर उसके बाद मुगल का, ठीक है, तो ये ज़रूर करिएगा आप लोग। चलिएगा 13वां प्रश्न का जवाब देंगे। 13वां बोल रहा हूँ, सॉरी, 32 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, 13 समिति की संख्या है, 13 समितियों की संख्या है, ठीक है। 33वां प्रश्न, भारत में मत अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार बताइएगा क्या है। तो जैसे ही भारत में मत अधिकार की बात करेगा और निर्वाचित होने का अधिकार की बात करेगा तो इसका आंसर पता है आपको, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर संवैधानिक अधिकार, क्योंकि आर्टिकल 32 में इसकी बात कही गई, याद है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, याद है ना, याद रखेंगे, ऐसे याद करिएगा। जिसे भीमराव अम्बेडकर बोले थे भाई, आत्मा और हृदय बोले हैं, हृदय आत्मा बोलिए या आत्मा हृदय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा अब 34 का बात करते हैं तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है से संबंधित है। तो अधिकार से संबंधित है, बताएंगे, मतलब निःशुल्क शिक्षा की बात करें, अनिवार्य की बात करें, उसके अधिकार की बात करें तो उस किस आर्टिकल में डाला गया है बताइएगा। तो आर्टिकल जैसे ही बोलेगा 34 का तो आप बता दीजिएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी 21A में है, आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21A में है, समझ गए। 35वां प्रश्न की बात करें तो भारतीय संविधान की उद्देशिका कहिए या प्रस्तावना कहिए या उद्देश्य कहिए, उद्देशिका कहिए, उद्देश्य कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रस्तावना कहिए, का भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक, संप्रभु बोला जाता है, प्रभु बोला जाता है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा है। तो किसे जो जन्म कुंडली प्रस्तावना को कहने वाली जन्म कुंडली कौन कहे हैं भाई, ये बता सकते हैं। जैसे ही प्रस्तावना की बात होता है तो जवाहरलाल नेहरू का नाम हमको खटक जाता है, लेकिन अब भाई जन्म कुंडली कहने वाले क्या यही हैं कि कोई और है बताइएगा। तो दूसरे कोई हैं, कौन है, के.एम. मुंशी जी हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना से जुड़े हुए हैं, लेकिन के.एम. मुंशी इंपॉर्टेंट है, यही कहते हैं जन्म कुंडली है, गणराज्य की जन्म कुंडली कहने वाले व्यक्ति के.एम. मुंशी।
अब देखिए 36 क्वेश्चन नंबर है। अब 36 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने विधि के शासन के तत्व को निम्नलिखित संविधान से लिया है। अब विधि के शासन की बात करें, अगर मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो देख रहे होंगे संविधान के स्रोत, उसमें आपको मिलेगा। तो जैसे ही विधि के शासन की बात करेगा, विधि के शासन के तत्वों की बात करेगा, तो आपको बताना जरूरी होगा। क्या बताना जरूरी है? तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जैसे ही विधि के जो है शासन का स्रोत कहां से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो आप बताइएगा ग्रेट ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, ऐसे जवाब दे दीजिएगा। इंग्लैंड, ब्रिटेन, कोई दिक्कत नहीं, एक ही है। ग्राम पंचायत के कितने स्तर होते हैं? तो ग्राम पंचायत के मुख्य रूप से पूरे इंडिया में अगर देखा जाए तो 3 स्तर हैं। ऐसे 4 स्तर भी, 2 स्तर भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ज्यादा राज्य में 3 स्तरीय चलता है, जो कि आप ऑप्शन नंबर सी लगा दिए होंगे। लगाए होंगे कि नहीं? बताइए जल्दी, सही है कि नहीं? कमेंट बॉक्स से जल्दी करें कमेंट। ऑप्शन नंबर सी, गुड। इसका कमेंट का जवाब कमेंट में ही देंगे हम भी। आप आंसर कितने सही देते हैं, यस या नो करके मैं जवाब दूंगा। 38, नगरपालिका कमेटी का जो है प्रधान कहलाता है। तो नगरपालिका की बात करेंगे तो कमेटी की बात करेंगे, उसका प्रधान को क्या कहते हैं पता है? बहुत सिंपल, बहुत सटीक जवाब, ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष कहेंगे, और क्या कहेंगे, है ना? चलिएगा, अब बात करते हैं नगरपालिका का, पढ़ लिए भाई। तो ग्राम न्यायालय जो होता है कहलाता क्या है पता है? अब ग्राम न्यायालय क्या कहलाएगा? अब ग्राम न्यायालय को अगर बात करें तो ग्राम न्यायालय की जैसे ही बात होगी तो ऑप्शन नंबर बी, ग्राम कचहरी ही तो है, न्यायालय मतलब कचहरी। इसका जवाब बहुत सिंपल, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 40वां प्रश्न की बात करते हैं, और 40वां प्रश्न पढ़ेंगे। टोटल 50 प्रश्न है, कम समय में ज्यादा आंसर मिल रहा है, आप सटीक के सवाल देंगे। 40वां प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है प्रत्येक उच्च न्यायालय को रीट मतलब याचिका जो है निर्मित करने का अधिकार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रीट नहीं है? अब इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए कौन सा रीट नहीं है, बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? अल्टीमस सप्लीसियम, ये जो है आपका जो है क्या है, रीट नहीं है। चलिएगा अब 41वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 41वां प्रश्न है कि छाया मंत्रिमंडल की रीति कहां शुरू हुई थी? अब जैसे छाया मंत्रिमंडल की बात होगा तो इसकी रीति जो है कहां शुरू हुई थी, ये सवाल आपसे पूछता है। तो ये सवाल जैसे ही बात करेगा तो ये हम करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन से ये हुआ था। तो ये रीति जो शुरू हुआ था, मंत्रिमंडल की बात करते हैं, तो ये ग्रेट ब्रिटेन से, मतलब इंग्लैंड से। देखिए 42वां प्रश्न है, अध्यात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो हैं क्या होते हैं, बता सकिए। मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं, जैसे मान लीजिए अध्यात्मक शासन व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो उसमें राष्ट्रपति जो हैं क्या होंगे? तो आप जान लीजिए कि व्यवस्थापिका तो होंगे, ठीक है। अब व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होंगे, निर्भर नहीं होंगे, स्वतंत्र होते हैं, निर्भर नहीं होते हैं, ये जरूर ध्यान रखें। तो ऑप्शन नंबर ए जो लगाए वो सही लगाए 42 का। लेकिन यहाँ पे चलिए इसको हम बता देते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा 41 का क्या हो रहा होगा, बता देते हैं। जैसे छाया मंत्रिमंडल, अब आपको लग रहा हो छाया मंत्रिमंडल तो हम आज तक पढ़े नहीं, ये सब कहाँ से है? तो छाया मंत्रिमंडल का ही मतलब होता है कि विपक्ष जो संसद होते हैं ना, विपक्षीय संसद, या कहिए कि एक विपक्ष नेताओं का समूह को कहते हैं छाया मंडल। और ये लिया गया है कहाँ से? तो ब्रिटेन से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। सिंपल, समझ गए? हमको लगा कि हो सकता है बोलिएगा सर समझाए नहीं, ये क्वेश्चन तो समझ भी नहीं आया, तो समझ जाइए, ठीक है। जो नहीं समझ में आता है मुझे लगता है मैं बता के कोशिश करता हूँ कि क्लियर कर दूँ। 43 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित किए जाने पर जो है निम्नांकित में से किसने यह टिप्पणी की थी? जैसे ही मान लीजिए असहयोग आंदोलन 1922 में जो है फरवरी 22 में बंद कर दिए, गांधी जी स्थगित कर दिए, मतलब हटा दिए कि अब नहीं होगा। तो उस पर टिप्पणी किए हैं, कौन किए हैं भाई? जब जन उत्साह अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा था उस समय वापसी का आदेश देना एक राष्ट्रीय आपदा से कुछ भी कम नहीं है। मतलब एक तरह से यह टिप्पणी किया गया है कि भाई असहयोग आंदोलन आप क्यों वापस कर दिया। वापस किए तो इन पे कहा गया था, कमेंट किया गया था कि भाई महात्मा गांधी पे ही किया गया, और क्या डायरेक्ट, कि जब हम चरम सीमा पे हैं, मतलब इतने
आगे आ चुके हैं कि एकदम जल्द ही आज़ादी मिलने वाला है और आप वापस करके आप समझिए आपदा को बढ़ा चुके हैं। मतलब संकट को बढ़ाने का काम, मतलब जो संकट बढ़ा दिए, जो हम लोग आज़ाद हो जाते हैं उसे रुकने का काम आप ही कर रहे हैं, यही कहने का मतलब है। तो ये कहने वाले कौन थे पता है? तो सिंपल 43 का ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस कहे थे, सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं। चलिएगा 44वां प्रश्न है, किसका काम भारतीय राष्ट्रवाद का विजाकुरन काल मतलब सीडलिंग टाइम कहा जाता है? सीड होता है ना, सीड माने बीज, ING लगा दिया, सीडलिंग, बताइएगा कहा जाता है, बताएंगे। 44 का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन था, याद रखिएगा। तो विजाकुरन जो काल था कहा जाता है वो लॉर्ड लिटन कहने वाला व्यक्ति था। तो ये अगर पूछे ऐसे भी पूछ सकता है, ये मत समझिएगा, ये भी पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रवाद का विजाकुरन काल जो है कहा जाता है किसके समय में, किसके काल में? तो लॉर्ड लिटन के समय में। या कौन था उस समय जब ये काल आया था या टाइम आया था? तो लॉर्ड लिटन। हर ढंग से मैंने करवा दिया है, हर ढंग से जो पूछ सकता है मैंने कोशिश किया समझाने का। अगर समझ गए तो कमेंट करके थोड़ा पॉजिटिव दे सकते हैं और आप पे डिपेंड करता है। 45 क्वेश्चन नंबर है, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इस प्रैक्टिस सेट के बाद पॉलिटिकल प्रैक्टिस सेट जो है एक और बचा है, 9 प्रैक्टिस सेट, उसके बाद हिस्ट्री का चलाएंगे, उसी तरह फिर इकोनॉमिक्स का जितना भी पॉलिटिकल है वो भी चलाएंगे, और ज्योग्राफी का वर्ल्ड हिस्ट्री चालू करने जा रहे हैं, और बायोलॉजी का लगभग जो है 2 वीडियो और बचे हैं जो कि खत्म हो जाएगा। उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक जो बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट और पादप जगत से क्वेश्चन बनते हैं वो चलेंगे, जो कि कम समय से चलेंगे, 30 से 45 मिनट का वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि लंबा वीडियो आप लोग नहीं देख रहे हैं इसलिए। चलिए, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन जैसे ही प्रारंभ करने की बात होगी वैसे ही हम समझेंगे कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। इतना बकवास इसलिए करता हूँ क्योंकि तब तक आप आंसर का जवाब दे दीजिए, इसलिए सॉरी। तो चलिए, स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ की बात करें, आरंभ की बात करें तो 1905 में हुआ था स्वदेशी आंदोलन, जो कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ये किया गया था स्वदेशी आंदोलन। समझ गए? बंगाल विभाजन का अनाउंसमेंट हुआ था उसी समय स्वदेशी आंदोलन भी चालू हुआ था। तो दोनों 1905 के ही जो है माना जाता है, ये जरूर लीजिए। अब देखिए 2 ऑप्शन यहाँ पे हैं, 2 ऑप्शन और आपके अगले पेज में हैं, जो कि इसमें जो है आधा बनाया है। चलिए बताते हैं। बिना संसद सदस्य हुए निम्नांकित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? अब जैसे ही कार्यवाही का भाग लेने की बात है, मतलब कहने का मतलब संसद का सदस्य नहीं है ना, लेकिन दोनों सदनों का कार्यवाही कर सकता है, अधिकार है इसको। कौन है पता है? तो कौन? भारत के महान्यायवादी, और इसे जो है महावक्ता भी कहते हैं, और इसे अटर्नी जनरल भी कहते हैं। तो महान्यायवादी को अटर्नी जनरल, इसे अधिकार है। अटर्नी जनरल को मतलब कहा जाता है कि इसे अधिकार है कि दोनों सदनों में कार्यवाही कर सकता है, लेकिन संसद का सदस्य, बिना संसद के सदस्य जरूरी नहीं है इसको होना। समझ गए? चलिए, इसका 2 ऑप्शन आप देख रहे थे, महालेखा परीक्षक, ये सब तो ऐसे छाड़ देते आप। चलिएगा 47 की बात करें तो भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जो है अगर बात करें भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? बताइएगा। इस क्वेश्चन को आपको पूरा करना है। मतलब भारत और अमेरिकी संघवाद की अगर बात करें, जिस एक बिंदु है, एक बिंदु मतलब पॉइंट है जिस पर समानता पाई जाती है, समानता भारतीय और अमेरिकी के संघवाद में एक समानता पाई जाती है, वो बताइए वह है क्या? बता सकते हैं? मतलब ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अमेरिका से जो लिया गया है संविधान से भारत ने कौन सा चीज़ लिया है, वह क्या हो सकता है, क्या है कि उससे संबंधित क्या है समानता में जो पाई जाती है, बताइएगा। तो हम बताएंगे 47 की बात करते हैं तो हम बहुत अच्छे से जवाब देंगे। क्या? ऑप्शन नंबर डी जो है क्या लिखा हुआ है? केंद्र और राज्य के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। और यही तो अमेरिका और जो है भारतीय जो है संघवाद का जो है समानता मिलता है, अमेरिका का और भारत का मिलता है। ठीक है, चलेगा। 48। अब देखिए 48 में है न्यायिक पूर्णावलोकन। न्यायिक पूर्णावलोकन हो या न्यायिक पूर्ण विचार किया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि व्यवस्था पाई जाती है। तो बताइए व्यवस्था कहाँ पाई जाती है, किस में? सिर्फ केवल भारत में, ब्रिटेन में? बताएंगे।
अमेरिका में कहाँ बताइएगा व्यवस्था पाई जाती है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे 48 का आंसर आएगा, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में पाई जाती है न्यायिक पूर्णावलोकन। ये भी बोल सकते हैं कि न्यायिक पूर्णावलोकन कहाँ से लिया गया है, आप जवाब दीजिए। इस सवाल आपसे पूछते थे, ठीक है, बताइएगा। 49 स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो स्वतंत्रता एवं मृत्यु का नारा किसने दिया है या किसके द्वारा दिया गया है? यह सवाल सिंपल है, सटीक जवाब है, देना है तो आप जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी सेना ने यह जवाब दिया था, स्वतंत्रता या मृत्यु नारा दिया था। ठीक है, अब बताइए 50वां प्रश्न, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मतलब डायरेक्ट प्रजातंत्र की अस्तित्व की बात करेगा, वैसे ही हम याद रखेंगे स्विट्जरलैंड, यही तो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व। ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस ऐसा नहीं है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, लेकिन स्विट्जरलैंड है। ये हो गया क्लियर। ये आपके ऑप्शन के साथ, आपका क्वेश्चन के साथ आंसर ये खत्म हो गए, और ये हो गए 8वां प्रैक्टिस सेट पॉलिटिकल का। बस ऐसे ही सपोर्ट और सब्सक्राइब करिए, फटाफट सारा खत्म कर दूंगा। जल्द ही आने वाला है एनसीईआरटी का 30 मिनट का वीडियो, आज या कल तक प्लीज़ वेट करेंगे। मैं अकेला हूँ इसलिए थोड़ा सा चलिए, और ये बात याद रखिएगा, आप हैं तो हम हैं, कभी मुझ में घमंड नहीं आएगा, क्योंकि आप हैं तभी घमंड है, आप नहीं तो घमंड नहीं हो सकता मुझे, यही बात याद रखिएगा।